नमस्कार। आज हम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की जुलाई 2024 फैक्ट शीट को जरा देख रहे हैं। हाँ, और खास तौर पर उनका जो नया मल्टी कैप फंड आया है उस पर। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस फंड की बारीकियों को समझना, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, कहाँ निवेश कर रहा है और ये सब एक निवेशक के लिए क्या मायने रखता है। सही। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो 31 जुलाई 2024 तक के आंकड़ों वाली उनकी ऑफिशियल फैक्ट शीट से है। ठीक है। तो सबसे पहले ये एक मल्टी कैप फंड है। इस शब्द का असल मतलब क्या होता है? देखिए, मल्टी कैप का मतलब सीधा है। सेबी का नियम है कि ऐसे फंड्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों में कम से कम 25% निवेश करना ही होगा। अच्छा, कम से कम 25% तीनों में? हाँ, और फैक्ट शीट भी यही कहती है कि लक्ष्य है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में, मतलब लंबे समय में पैसा बढ़ाना। और इसीलिए इसका बेंचमार्क भी निफ्टी 500 मल्टी कैप 25-25-25 इंडेक्स टीआर है। टीआर मतलब टोटल रिटर्न? जी, टोटल रिटर्न। इसमें डिविडेंड को भी रीइन्वेस्टेड माना जाता है। ये बेंचमार्क दिखाता है कि फंड को कैसा परफॉर्म करना चाहिए एक तरह से। अच्छा, ये तो हुई नियम की बात, लेकिन अब आते हैं असलियत पर। 31 जुलाई के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, क्या है उसमें? लार्ज कैप 22.5%। ठीक है, 22.5% से थोड़ा ज्यादा। मिड कैप 25.5%। ये भी ठीक है, 25% के बिल्कुल पास। ओके। लेकिन स्मॉल कैप 45.6% है। ओह, 45.6%। हाँ, और बाकी बचा हुआ करीब 3.5% कैश में है। मतलब स्मॉल कैप में न्यूनतम 25% से कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुना। बाप रे, ये तो स्मॉल कैप की तरफ बहुत बड़ा झुकाव है। वही तो, ऐसा क्यों? ये दिखाता है कि फंड मैनेजमेंट टीम, जिसमें अजय खंडेलवाल, निकेत शाह जैसे लोग इक्विटी देख रहे हैं, उन्हें शायद अभी स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है। अच्छा। हो सकता है ये बाजार की मौजूदा हालत पर उनकी राय हो, या उनकी कोई खास रणनीति। राकेश शेट्टी डेट और सुनील सावंत अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी भी संभाल रहे हैं, पर फोकस अभी यही लगता है। लेकिन इतना ज्यादा स्मॉल कैप आवंटन, इसमें जोखिम भी तो ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो जोखिम तो निश्चित रूप से बढ़ता है। ये बात निवेशकों को समझनी होगी। ठीक है, अब ये जो भारी स्मॉल कैप झुकाव है, पैसा जा कहाँ रहा है इसमें? मतलब कौन सी कंपनियां हैं टॉप होल्डिंग्स में? हाँ, वो देखना जरूरी है। 31 जुलाई तक टॉप 3 होल्डिंग्स थी। पॉलीकैब इंडिया करीब 8.5%। पॉलीकैब, अच्छा। फिर शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स 8% और दीपक फर्टिलाइजर्स 7%। इनके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स भी है 6.8%, कोफोर्ड्स है 5.2% और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी 5.0%। काफी इंटरेस्टिंग मिक्स लग रहा है ये तो। हाँ, और अगर इन मोल्डिंग्स के साथ हम सेक्टर यानी उद्योग आवंटन देखें तो तस्वीर और साफ होती है। अच्छा, जैसे? सबसे ज्यादा पैसा लगा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, करीब 20.8%। ओके। फिर आईटी सॉफ्टवेयर में 16.8% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 12.0%। तो पॉलीकैब और शैली इंजीनियरिंग से इंडस्ट्रियल थीम आ गई। बिल्कुल, और परसिस्टेंट कोफोर्ड से आईटी पर फोकस साफ दिखता है। ये एक तरह से ग्रोथ पर दांव लगाने वाली रणनीति है। समझ गई। फैक्ट शीट में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.50 भी बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.50। देखिए, इसका मोटा मोटा मतलब है कि पिछले 1 साल में फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो की लगभग आधी होल्डिंग्स खरीदी, बेची या बदली हैं। आधा पोर्टफोलियो बदल दिया? हाँ, लगभग। अब क्योंकि ये फंड बिल्कुल नया है, 18 जून 2024 को ही तो लॉन्च हुआ है। हाँ, बिल्कुल नया है। तो ये आंकड़ा शायद ये दिखाता है कि वो अभी भी पोर्टफोलियो को ठीक से जमा रहे हैं या शुरुआती दौर में बाजार के हिसाब से काफी एक्टिव बदलाव कर रहे हैं। ये मुमकिन है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। जैसे न्यूनतम निवेश कितना है? वो काफी कम रखा है, सिर्फ 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? अच्छा, ये तो छोटे निवेशकों के लिए भी बहुत आसान बनाता है। बिल्कुल। और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर कोई 1 साल के अंदर अंदर यूनिट्स बेचता है तो 1% का लोड लगेगा। यानी पैसा निकालने पर 1% कट जाएगा अगर साल भर से पहले निकाला तो? जी, 1 साल के बाद कोई लोड नहीं है, 0। और क्योंकि फंड नया है तो इसकी NAV यानी नेट एसेट वैल्यू वो भी अभी कम होगी। हाँ, 31 जुलाई 2024 तक रेगुलर प्लान ग्रोथ की NAV 11.2050 थी और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की 11.2242। ये तो खैर रोज बदलती है।
सही। और एक जरूरी चीज होती है एक्सपेंस रेशियो यानी TER। उसमें क्या फर्क है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में? हाँ, वो फर्क काफी है। डायरेक्ट प्लान का TER मतलब सालाना खर्चा सिर्फ 0.71% है, 0.71%? जबकि रेगुलर प्लान का TER 2.13% है। ओह, ये तो काफी अंतर है, लगभग 1.5% का फर्क। जी, ये फंड को चलाने का खर्चा होता है जो आपकी निवेश वैल्यू से कटता है। तो साफ है कि डायरेक्ट प्लान लंबे समय में काफी सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्योंकि फंड बिल्कुल नया है, जून 2024 में ही आया है, हाँ, तो जाहिर है इसका कोई पिछला प्रदर्शन का डेटा तो होगा नहीं, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पास्ट परफॉर्मेंस डेटा उपलब्ध नहीं है। तो निवेशकों को कैसे फैसला लेना चाहिए? उनको पूरी तरह से फंड की जो बताई गई रणनीति है, उसका पोर्टफोलियो कैसा है और भविष्य में ग्रोथ की क्या संभावनाएं लगती हैं, उसी आधार पर फैसला लेना होगा। और जोखिम तो ध्यान में रखना ही होगा। हमेशा म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होते हैं, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। तो इस सारी चर्चा से, इस फैक्टशीट के विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? देखिए, एक तो ये कि एक नया मल्टी कैप फंड है, हाँ, जो नियमों के हिसाब से लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में निवेश करता है। लेकिन फिलहाल स्मॉल कैप पर बहुत ज्यादा जोर है, 45% से ज्यादा। बिल्कुल। और पसंदीदा सेक्टर्स इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे ग्रोथ वाले सेक्टर दिख रहे हैं। सही कहा। तो निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे इस फंड के उद्देश्य को समझें। हाँ, और इसके आक्रामक स्मॉल कैप झुकाव और उससे जुड़े जोखिम को भी समझें और फिर देखें कि ये उनकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता और उनके निवेश लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं। शायद ये उन निवेशकों के लिए ज्यादा सही हो सकता है जो थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हों। हाँ, कह सकते हैं, जो स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी से घबराते नहीं हैं और लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। अच्छा, तो आज के लिए एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ जाते हैं। ये जो स्मॉल कैप में इतना भारी निवेश करके शुरुआत की है इन्होंने, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे चलकर अगर बाजार के हालात बदलते हैं तो क्या ये फंड अपनी रणनीति बदलता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये स्मॉल कैप पर अपना दांव बनाए रखेंगे या धीरे धीरे लार्ज और मिड कैप की तरफ संतुलन लाएंगे? ये एक ऐसी चीज है जिस पर निवेशकों को आगे नजर रखनी चाहिए, खासकर जैसे जैसे ये फंड थोड़ा पुराना होता है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बनता है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही।